अमेरिका के संविधान के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है, हमारा जो टॉपिक है, वो रहेगा अमेरिका की जो कांग्रेस यानी संघीय व्यवस्थापिका, हम कह सकते हैं जैसे भारत में संसद है। तो अमेरिका की जो कांग्रेस है, उसकी जो संघीय व्यवस्थापिका है, उसका द्वितीय सदन जो सीनेट है, वो हमारी चर्चा का महत्वपूर्ण विषय रहेगा। क्योंकि सीनेट के लिए कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। क्योंकि आमतौर पे हर लोकतांत्रिक राष्ट्रों में ज़्यादातर द्वितीय सदन है वो प्रथम सदन की तुलना में कमज़ोर रहता है, परंतु अमेरिका में सीनेट वो है अद्भुत शक्तियाँ रखता है, उसकी विशेष शक्तियाँ हैं। और सीनेट पर हम चर्चा करें, इस चर्चा की जो शुरुआत हम लॉर्ड ब्राइस का एक कथन है उससे करना चाहेंगे। लॉर्ड ब्राइस ने क्या कहा था कि सीनेट शासन में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। सीनेट शासन में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। वह एक और प्रतिनिधि सभा यानी उसका जो वहाँ की जो कांग्रेस है, संसद है, उसका प्रथम सदन है। तो ब्राइस क्या कहते हैं, सीनेट शासन में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, वह एक और प्रतिनिधि सभा की प्रजातांत्रिक लापरवाही तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण एवं शुद्धि का कार्य करती है। तो ये बात लॉर्ड ब्राइस ने कही। इस कथन से ही एक तरह से हमें सीनेट की जो महत्ता है, सीनेट की जो स्थिति है, वो काफ़ी हद तक समझ में आ जाती है। अमेरिका में कांग्रेस के द्वितीय सदन को सीनेट कहा जाता है। ये राज्यों का प्रतिनिधि सदन है। प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि सीनेट के लिए भेजे जाते हैं। आपको बताया था कि अमेरिका में अमेरिकी जो संघ है उसमें कुल 50 राज्य हैं और एक राज्य से 2 प्रतिनिधि सीनेट के लिए जाते हैं। तो सीनेट की कुल संख्या कितनी हो गई? 100। तो कुल सदस्य संख्या सीनेट की 100 है। और संविधान निर्माता भी खुद इसको एक शक्तिशाली सदन बनाना चाहते थे और काफ़ी हद तक वो अपने इस उद्देश्य में सफल भी रहे हैं। और हालांकि प्रारंभ में इसकी संख्या 26 ही थी, क्योंकि शुरुआत में राज्यों की संख्या भी 13 ही थी, बाद में राज्यों की संख्या बढ़ी और जब 50 हो गई तो वर्तमान में इसकी संख्या 100 हो गई। यानी प्रारंभ में 26 थी और आज इसकी सदस्य संख्या 100 है। और सीनेट के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं हैं, जैसे अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो और कम से कम 9 वर्ष से अमेरिका में रहता हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, वह उसी राज्य का निवासी हो जिसका वह सीनेट के प्रतिनिधि होना चाहता है, वह लाभ के किसी सार्वजनिक पद पर भी नहीं होना चाहिए, वह पागल, कोढ़ी, दिवालिया या गंभीर अपराधों में दंड प्राप्त व्यक्ति भी नहीं हो। तो ये सीनेट की सदस्यता के लिए योग्यताएं हैं। और इनका जो चुनाव है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और ये जो व्यवस्था है वो वहाँ का जो 17 जो संशोधन हुआ था, संवैधानिक संशोधन, उसके द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। इस संशोधन से पहले सीनेट के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं द्वारा किया जाता था, परंतु आज ये स्थिति है कि वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि वो व्यवस्था दोषपूर्ण थी। अप्रत्यक्ष वाली स्थिति दोषपूर्ण थी। अनेक राज्यों में विधानमंडल अपने प्रतिनिधि चुनने में बहुत देरी लगाते थे, जिसके कारण सीनेट में इन राज्यों के स्थान हमेशा खाली पड़े रहते थे। तो 17वें संशोधन के द्वारा 17 जो हुआ था उसके द्वारा ये व्यवस्था चेंज कर दी गई। अब जनता प्रत्यक्ष रूप से इनके सदस्यों का चुनाव करती है और इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। किंतु सीनेट के एक तरह से अर्धस्थायी सदन है, क्योंकि प्रति 2 वर्ष बाद सीनेट के 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं और उनके स्थान पर 1/3 सदस्य नए आते रहते हैं। तो पुराने सदस्य पुनः निर्वाचित हो भी सकते हैं, ये भी वहाँ पर एक स्थिति है। और इनको काफ़ी वेतन भत्ता मिलता है। कार्यालय सचिव, यात्रा, स्टेशनरी आदि सब के लिए इनको भत्ते मिलते हैं। इनको कुछ विशेषाधिकार भी हैं, कुछ उन्मुक्तियाँ भी हैं, जैसे सदस्यों को सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है, अर्थात सदन में दिए गए भाषण के आधार पर उन पर कोई मुकदमा नहीं चला सकता। सीनेट की बैठकों के दौरान किसी सदस्य को दीवानी विवादों में गिरफ्तार नहीं किया जाता, जो सिविल मामले हैं, परंतु फौजदारी या देशद्रोह यानी किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। सदस्यों को डाक, तार व टेलीफोन की निःशुल्क सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और सीनेट के प्रमुख अधिकारी भी होते हैं, जैसे अध्यक्ष होता है, उसका अस्थायी अध्यक्ष होता है, बहुमत दल का नेता, लिपिक, सर्जेंट एट आर्म्स आदि, ये सब सीनेट के पदाधिकारी होते हैं। यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति ही सीनेट का पदेन अध्यक्ष होता है, वह सीनेट का सदस्य नहीं होता। ये ध्यान रखें, उपराष्ट्रपति है वो पदेन अध्यक्ष तो होता है, परंतु वो सीनेट का सदस्य नहीं होता, यानी वो 100 से बाहर होता है। सदन में योग्य व अनुभवी सदस्य मौजूद होते हैं। सदन की कार्यवाही में नियम स्पष्ट हैं, अतः उपराष्ट्रपति निष्पक्ष ढंग से अध्यक्षता का कार्य करता है। वह केवल निर्णायक मत डालने का अधिकार रखता है। अस्थायी अध्यक्ष सीनेट का सदस्य होता है, वह सीनेट द्वारा निर्वाचित बहुमत दल का व्यक्ति होता है। यानी अध्यक्ष होता है, सभापति जो होता है एक तरह से वो उपराष्ट्रपति होता है, तो वो सदस्य नहीं होता सीनेट का। और जो अस्थायी अध्यक्ष होता है वो सीनेट का सदस्य होता है।
उपराष्ट्रपति की अनुमति में वही सीनेट की अध्यक्षता करता है जो अस्थायी होता है। उसे सीनेट के कार्य में भाग लेने तथा मतदान देने का भी अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि वो सीनेट का सदस्य है। और सीनेट में बैठकों के लिए कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत होना चाहिए, ये उसकी एक तरह से गणपूर्ति होती है। अब हम बात करेंगे सीनेट की क्या शक्तियां हैं, क्या अधिकार हैं, उसके क्या कार्य हैं। तो जैसे विधायी शक्ति की बात करें हम, कानून निर्माण के क्षेत्र में सीनेट की शक्तियां प्रतिनिधि सभा के समान हैं। किसी भी विधेयक को सीनेट में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कोई विधेयक है उसको सीनेट में रखा जा सकता है। किसी विधेयक के पारित होने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है। अगर सीनेट किसी विधेयक पर सहमत नहीं हो तो वह कानून नहीं बन सकता। हाँ, ये उल्लेखनीय है कि मतभेद की स्थिति में दोनों सदनों के सदस्यों से मिलाकर सम्मेलन समिति बनाई जाती है। हालांकि इस समिति में प्रत्येक सदन के समान संख्या में सदस्य लिए जाते हैं, परंतु व्यवहार में प्राय सीनेट की बात मान ली जाती है, क्योंकि सीनेट के सदस्य अनुभवी और प्रभावशाली होते हैं। दूसरी बात हम करें संवैधानिक संशोधन की शक्ति। अमेरिका के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित किया जाता है। इस तरह का प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु प्रत्येक सदन द्वारा ये 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। स्पष्ट है कि सीनेट को संवैधानिक संशोधन में अधिकार प्राप्त हैं और उसे स्वीकृति के बगैर संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकता। तो विधायी शक्तियों में तो खैर वो है ही है, और इसके अलावा संविधान संशोधन में है भी उसका अधिकार है, उसकी शक्तियाँ हैं। वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं उसे। जैसे संविधान के अनुसार सभी वित्तीय विधेयक प्रतिनिधि सभा में सर्वप्रथम प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके द्वारा ही पारित होने के बाद सीनेट में भेजे जाते हैं। सीनेट को अधिकार है कि वह किसी भी वित्तीय विधेयक में संशोधन कर दे। हालांकि उल्लेखनीय है कि कोई भी वित्तीय विधेयक तब तक अंतिम तौर पर पारित नहीं समझा जाता जब तक कि दोनों सदन उस पर सहमत नहीं हो जाते। असहमति की स्थिति में वित्तीय विधेयक सम्मेलन समिति को सौंपा जाता है, जो व्यवहारिक दृष्टि से सीनेट के लिए लाभपूर्ण होती है, क्योंकि सम्मेलन समिति में तो वही बात रहेगी कि सीनेट के सदस्यों का इतना प्रभाव होता है कि उनकी बात को मान लिया जाता है। इसके अलावा कार्यपालिका शक्तियाँ भी हैं सीनेट के पास। जैसे राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों के बारे में सीनेट को अनुसमर्थन का अधिकार प्राप्त है। हम राष्ट्रपति की जब शक्तियाँ पढ़ रहे थे उसमें चर्चा की थी इन बातों पर, और हमारी चर्चा ये भी रही थी कि राष्ट्रपति 2 प्रकार की नियुक्तियाँ करता है। एक संपूर्ण राष्ट्र से संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, मंत्रिमंडल के सचिव हैं, राजदूत हैं, और दूसरी राज्यों के स्तर पर संघीय अधिकारियों की नियुक्ति, जैसे संघीय जिला न्यायाधीश हैं, जिला न्यायवादी हैं, मार्शल हैं, निश्चित वर्गों के पोस्ट मास्टरों आदि की नियुक्ति। यहाँ उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई किसी भी नियुक्ति को सीनेट रद्द कर सकती है, किंतु व्यवहार में प्राय पहले प्रकार की नियुक्तियों को रद्द नहीं करती, मगर दूसरे प्रकार की नियुक्तियों के बारे में सीनेट की शिष्टता की प्रथा का कड़ाई से पालन किया जाता है। इस प्रथा का उल्लंघन होने पर सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को रद्द कर देती है। इस प्रथा का विवरण हम चर्चा इस पर कर चुके हैं पहले, और आगे भी हमारी इस पर चर्चा रहेगी। इसके अलावा दूसरी बात है, राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों के बारे में सीनेट को अनुसमर्थन का अधिकार प्राप्त है, यानी नियुक्तियों पर भी है और संधियों पर भी। किसी संधि पर जब तक सीनेट अपने 2/3 बहुमत से सहमति नहीं दे तब तक वह संधि स्वीकृत नहीं मानी जाती। यानी कोई भी संधि है वो स्वीकृत तभी मानी जाएगी जब सीनेट अपने 2/3 बहुमत से उस पर स्वीकृति प्रदान कर दे। सीनेट ने अपनी शक्ति का प्रयोग कई बार किया है। जैसे राष्ट्रपति विल्सन द्वारा की गई वर्साई की संधि 1919 की बात है, को सीनेट ने अस्वीकार कर दिया था और अमेरिका को राष्ट्रसंघ का सदस्य वो नहीं बन पाया था। अपनी शक्ति के द्वारा सीनेट राष्ट्रपति की विदेश नीति को कई बार प्रभावित करता है और किया भी है ऐसा। इसके अलावा सीनेट को अधिकार है कि वह प्रशासन के विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल करे। सीनेट ये कार्य अपनी समितियों के द्वारा करती है। अमेरिकी शासन प्रणाली में सीनेट का ये कार्य अत्यंत महत्व का है। इसके द्वारा वह कार्यपालिका पर उचित नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करती है। गेलोवे का एक मत है, जांच समिति वह बक्सुआ है जो व्यवस्थापिका व कार्यपालिका को जोड़ती है। ये बात गेलोवे ने कही थी। हालांकि अतीत में जांच पड़ताल की शक्ति द्वारा सीनेट में अनेक प्रशासनिक भ्रष्टाचारों का भंडाफोड़ भी किया। जैसे राष्ट्रपति हॉर्डिंग 1921 से 23 के बीच की बात है कि समय में भ्रष्टाचार की प्रमुख घटना तेल कांड का पता लगाया गया, जिसके कारण संबंधित मंत्रियों को भी त्यागपत्र देना पड़ा था। इसके अलावा विशेष स्थिति में सीनेट उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करती है। जब उपराष्ट्रपति पद के किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो सीनेट सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले 2 उम्मीदवारों में से वो किसी को एक को उपराष्ट्रपति चुन सकती है। ये उसका अधिकार होता है। यानी बहुमत नहीं मिलता किसी को भी तो जो प्रथम 2 हैं उनमें से किसी को भी बना दे वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। और सीनेट प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा भी करती है। ये बात हमारी पहले हो चुकी है। इसके अलावा कुछ न्यायिक कार्य भी हैं सीनेट के,
जब प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी अन्य प्रमुख संघीय पदाधिकारी के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करके सीनेट में भेजती है तो सीनेट महाभियोग के न्यायालय के रूप में बैठती है। ध्यान रखना आप, यानी प्रतिनिधि सभा कोई महाभियोग का मामला है, उसको 2/3 बहुमत से पारित करके जब सीनेट में भेजती है तो सीनेट वहाँ एक न्यायालय का रूप धारण कर लेती है। और इस समय सीनेट की अध्यक्षता कौन करता है, ये ध्यान रखें यहाँ पे, संघीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। यानी महाभियोग का प्रस्ताव जब प्रतिनिधि सभा अपने 2/3 बहुमत से पारित करके सीनेट में भेजती है तो सीनेट एक तो किस रूप में आ जाता है, एक सदन के रूप में नहीं रहेगा, वो सीनेट महाभियोग के न्यायालय के रूप में बैठ जाएगा। और अब वहाँ जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो एक तरह से उसके अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, वो उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे, बल्कि इस स्थिति में सीनेट की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा। यदि सीनेट के सदस्य अपने 2/3 बहुमत से महाभियोग की कार्रवाई का समर्थन कर दें तो संबंधित पदाधिकारी को पद त्याग करना पड़ेगा वहाँ पर, चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या कोई और बड़ा संघीय पदाधिकारी हो जिसके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव चल रहा हो। और अब हम निष्कर्षतः एक बात कह सकते हैं कि सीनेट को पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह सिद्धांत की दृष्टि से कांग्रेस का द्वितीय सदन है, किंतु शक्तियों में प्रभाव की दृष्टि से वो प्रतिनिधि सभा से कहीं आगे है। वस्तुतः स्वयं संविधान निर्माता भी सीनेट को शक्तिशाली देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीनेट को कार्यपालिका व न्यायपालिका के बारे में प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तियाँ सौंपी। इस बारे में मुनरो का एक कथन है कि संविधान की पहली धारा में 2 सदनों वाली कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सीनेट द्वितीय सदन का नाम पहले लिखा गया, जो लेखन की भूल का परिणाम नहीं है। अधिकांश संविधान निर्माताओं ने सीनेट को संपूर्ण संघीय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में देखा है। ये बात मुनरो ने कही थी। सीनेट की शक्तियों का मूल्यांकन करते हुए ब्राइस भी बहुत अच्छा लिखते हैं। ठीक एक सटीक बात कही उन्होंने, इसकी सहमति के बगैर प्रतिनिधि सभा कोई कार्य नहीं कर सकती। किसकी? सीनेट की। इसके विरोध से राष्ट्रपति राजनीतिक शतरंज के खेल में अंतिम तौर से हार सकता है। कहने के लिए इसकी नकारात्मक सफलताएं हैं, परंतु रचनात्मक दृष्टि से भी ये स्वयं को श्रेष्ठ एवं प्रतिष्ठित बनाने में सफल हुई है। ये बात ब्राइस द्वारा कही गई है। तो ये हो गया सीनेट का गठन, सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल, उनकी क्या योग्यताएं हैं, क्या उनका कैसे चुनाव होता है, उनकी क्या स्थिति है, क्या उन्मुक्तियां प्राप्त हैं, और सीनेट के पास क्या क्या शक्तियां हैं, किस तरह से प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर वो शक्तियों का प्रयोग करती है, किस तरह से वो एक बहुत ही शक्तिशाली सदन बना है। हालांकि संविधान निर्माताओं ने भी उसे शक्तिशाली बनाने का पूरा प्रयास किया। किस तरह से सीनेट के सदस्य अपने प्रभाव, अपनी योग्यता का फ़ायदा उठाकर और अपनी शक्तियों में लगातार वृद्धि करते आए हैं। तो ये सारा हमारा रहा है। और इसके बाद सीनेट पर हमारा एक विचार और रहेगा कि सीनेट का महत्व क्या है, यानी सीनेट का महत्व क्या है। और दूसरा, सीनेट और विश्व के प्रमुख जो संविधान हैं उनमें जो द्वितीय सदन हैं उनके संबंध में क्या एक तरह से, जैसे ब्रिटेन से हम तुलना करें तो जैसे वहाँ लॉर्ड सभा है तो उसमें इसमें क्या स्थिति है, क्या समानता है, क्या असमानता है, तो सीनेट का महत्व है, या दूसरे सदनों से उसकी क्या तुलना है। जैसे अमेरिका के जो सीनेट है उसका जापान से हम तुलना कर सकते हैं, ब्रिटेन से कर सकते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड से भी कर सकते हैं, तो क्या स्थिति है। और फिर एक चीज़ निकल के आती है कि सीनेट की जो अगर तुलना करते हैं तो दुनिया के जो दूसरे सदन हैं वो बिल्कुल शक्तिशाली नहीं है, सीनेट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो एक ये क्वेश्चन भी बनता है, एक प्रश्न आता है कई बार एग्जाम में कि विश्व के अन्य द्वितीय सदनों की तुलना में सीनेट के शक्तिशाली होने के क्या कारण हैं। यानी दुनिया के अन्य सदन तो इतने शक्तिशाली नहीं है, द्वितीय सदन आमतौर पर, सीनेट इतना अधिक शक्तिशाली क्यों है। और इसके अलावा एक वहाँ शब्दावली है फिलिबस्टरिंग, वो भी सीनेट की कार्यप्रणाली से उत्पन्न एक दोषपूर्ण प्रथा है। कई बार ये आता है फिलिबस्टरिंग क्या है, तो उस पर भी हमारी चर्चा रहेगी। तो आज के अध्याय में हमने ये देखा कि किस तरीके से सीनेट का गठन होता है, सीनेट का क्या, सदस्यों की क्या योग्यताएं होती हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, उनका कार्यकाल कितना है, एक तय सदस्य किस तरह से प्रति 2 वर्ष से कार्यमुक्त होते हैं, फिर नए आ जाते हैं, सीनेट के लोगों का जो योग्यता है, उनकी जो प्रभावशीलता है, उसके कारण सीनेट की शक्तियों की क्या स्थिति है, सीनेट को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं। और इसके बाद जो हमारा आगे का अध्याय होगा उसमें हम सीनेट की स्थिति दूसरे देशों से थोड़ी बहुत तुलना की, जैसे लॉर्ड सभा है या स्विट्ज़रलैंड का है या जापान का द्वितीय सदन है,
और जब तुलना करते हैं तो ये पाते हैं कि सीनेट है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। तो वो द्वितीय सदन तो है, पर वो इतना शक्तिशाली किस रूप में है, वो इतना शक्तिशाली कैसे है, तो उस पर भी हमारी आगे का जो भाग है उसमें चर्चा रहेगी। धन्यवाद।